तिवारी स्वागत करता हूँ सभी लोग SPRJ शिक्षण संस्थान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, ये हमारा यूट्यूब चैनल आज से संचालित हुआ है। इसमें हम क्लास 10 के सभी विषयों की क्लास लेंगे और हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी को क्लास 10 की सभी क्लासेस उपलब्ध कराई जाएंगी। जो आपकी जून की छुट्टियां चल रही हैं उसमें आप ऑनलाइन क्लासेस से अपनी क्लासेस पढ़ सकते हैं। हम लेकर आए हैं आपके लिए बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जीव जनन कैसे करते हैं। आपके बायोलॉजी में मात्र चार चैप्टर हैं, 3 चैप्टर तो बहुत छोटे छोटे संक्षिप्त में दिए हुए हैं और ये आपको आगे 12th में भी काम आएंगे। जैसे लोग कहते नहीं है कि 9th वाला 9 तक पढ़ लें, 10th वाला 10 तक, 11th वाला 11 तक, ये बात गलत है। आपको ये सभी चीज़ें आगे भी मिलेंगी और जो आपने यहाँ पे दिया हुआ है चैप्टर, जो आपके क्लास 10th में दिए हुए हैं, इन्हीं चैप्टर को आप क्लास 12th में विस्तार रूप से दिया गया। जैसे आप में प्रश्न नहीं आता है कि किसी ऐसे प्रश्न आ गया कि इसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए, उसी प्रकार तो संक्षिप्त वर्णन मतलब 3-4 लाइन, और फिर प्रश्न आता है कि इसका विस्तृत वर्णन कीजिए। तो विस्तृत वर्णन मतलब होता है कि कम से कम 12-14 लाइन, ठीक, यानी लगभग 1 पेज। तो आपके जो क्लास 10th में चैप्टर दिए हुए हैं ये संक्षिप्त वर्णन के रूप में दिए गए हुए हैं और यही चैप्टर्स आपके क्लास 12th में विस्तृत रूप में दिए गए हुए हैं। तो जब तक आप संक्षिप्त नहीं पढ़ेंगे आपको विस्तृत में बहुत ही दिक्कत पड़ेगी। इसीलिए वहाँ पे लोग कहते हैं कि इस बच्चे का बेसिक कमज़ोर है, ये कमज़ोर है। मैं इस हालात से स्वयं गुजर चुका हूँ और बाद में उस बेसिक को कंप्लीट करने में बहुत ही कठिनाइयाँ होती हैं, जिसके कारण हम अन्य बच्चों से पीछे रह जाते हैं। तो आप ये गलती कभी न दोहराएं और आप ज़रूर जो पढ़ें उसको बार बार रिवाइज करते रहें और जो आपके 9th में चैप्टर दिए हुए हैं उनका प्रयोग ज़्यादा, फिर वही चैप्टर्स आपको क्लास 11th में मिलेंगे। 9th में आपका संक्षिप्त और 11th में उसका विवरण पूरा दिया हुआ है। तो आजकल कोई भी कंपटीशन जो भी हो रहे हैं, चाहे नीट को ले लीजिए और JEE मेंस ले लीजिए या फिर एग्रीकल्चर में UP कैटेड ले लीजिए, केवल CUT में 12th पूछा जाता है, नहीं तो सब में 11-12 कंपलसरी है। तो आपको 11-12 जब तक पूर्ण रूप से नहीं आपका पढ़ा होगा और उसका अध्ययन आपने सही से नहीं किया होगा तो आपको फिर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आप लोग जो भी चीज़ें पढ़ाई जाए उनको रिवाइज करते रहिएगा। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं जनन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो अपनी वंशागति को लोग आगे बढ़ाने के लिए जन्म करते हैं, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी वंशागति चलती रहे। जनन सभी जीव अपनी प्रजाति के अस्तित्व को कायम करने के लिए संतान उत्पत्ति करते हैं। यहाँ मेरे लिए कायम करने के लिए संतान उत्पत्ति करते हैं। इसी जैविक प्रक्रम को क्या कहते हैं, जन्म कहते हैं। जन्म सभी जीव अपनी प्रजाति के अस्तित्व को कायम करने के लिए संतान उत्पत्ति करते हैं। इसी जैविक प्रक्रम को जन्म कहते हैं, यानी रिप्रोडक्शन कहते हैं। फिर मुख्य रूप से जन्म की 2 विधियाँ होती हैं। नंबर फर्स्ट अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नंबर सेकेंड लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम इन दोनों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन, जनन का वह प्रक्रम जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेते हैं। जनन का वह प्रक्रम जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेते हैं, उसमें नर और मादा भाग नहीं लेते हैं, केवल एक ही प्रकार के जीव भाग लेते हैं। ऐसे जनन को हम अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन में नई संतान अपने जनक से समान होती है। अलैंगिक जनन जैसे एक ही उसमें पार्टिसिपेट करते हैं एक ही लोग,
तो उसमें क्या होता है कि अलैंगिक जन्म में जो संतानें उत्पन्न होती हैं वो अपने जनक से यानी अपने माता पिता से अपने जो उनको जन्मदाता हैं उनके पूर्ण रूप से समान होती हैं, उनसे भिन्न नहीं होती हैं। अलैंगिक जन्म विभिन्न तरीकों से हो सकता है, विखंडन, खंडन, पुनरुत्थान, मुकुलन और कायप्रवर्धन और बीजा समासन। ठीक, तो ये आपके 6 प्रकार मुख्य रूप से दिए हुए हैं। हालांकि प्रकार सही होंगे लेकिन 6 प्रकार इसमें दिए हुए हैं आपके सिलेबस में, तो 6 प्रकार से पढ़ेंगे अलैंगिक जन्म कैसे होता है। ठीक, नंबर 1 विखंडन। यहाँ तक समझ में आ गया? आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, विखंडन एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति जो होती है, एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति जो होती है, इसी विधि को कोशिका समान, जब एक कोशिकीय जीव जब अपना विभाजन किया धीरे धीरे विभाजित होकर वो 2 अलग पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, इसी प्रक्रिया को हम विखंडन कहते हैं। इसका सबसे फेमस उदाहरण है अमीबा, जिसके चित्र के माध्यम से आपको समझा देंगे। पहले आप इसको समझ लीजिए परिभाषा। आपसे परिभाषा विखंडन के बारे में पूछ सकता है अति लघुत्तरीय प्रश्नों में और लघुत्तरीय में भी पूछे जा सकते हैं। और किस में होता है उदाहरण आपके बहुविकल्पीय में पूछे जा सकते हैं कि विखंडन किस में होता है, तो ऑप्शन दिया रहेगा अमीबा, तो आप तुरंत क्लिक कर सकते हैं। ठीक, तो फिर आप इसका स्क्रीनशॉट इसका भी ले सकते हैं। ठीक, हम इसको चित्र मान लीजिए अमीबा, ठीक, ये एक कोशिकीय, फिर ये अपना विभाजन करता है। ठीक, धीरे 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 इस तरह हो जाता है, विभाजन करते रहते। एक समय ऐसा आता है जब विभाजित होकर के धीरे धीरे अपना एक कोशिकीय विभाजन करते हुए फिर ये अलग हो जाता है, विभक्त हो जाता है। एक अमीबा ये हो गया, एक अमीबा ये हो गया। इसी प्रक्रिया को हम विखंडन कहते हैं। जब कोई जीव एक कोशिकीय विभाजन करते करते वो फिर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। विखंडन आप पढ़ते हैं। खंडन, इसमें क्या होता है? सरल संरचना वाले कुछ बहुकोशिकीय जीव खंडन विधि द्वारा जन्म करते हैं। सरल संरचना वाले कुछ बहुकोशिकीय जीव खंडन विधि द्वारा जन्म करते हैं। इस विधि में जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं। प्रत्येक टुकड़ा वृद्धि करके नए जीव, प्रत्येक टुकड़े जो वृद्धि करते हैं फिर उनसे नए जीव विकसित हो जाते हैं। उदाहरण क्या होता है? स्पाइर वगैरह होता है। और ये सब आपने जो दिए हुए हैं फिगर आपके एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं, आप वहीं से देख लीजिएगा। फिगर की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, आपसे परिभाषा ही पूछा जा सकता है और फिगर से आप वहाँ समझ सकते हैं। तो देखिए, खंडन सरल संरचना वाले कुछ बहुकोशिकीय जीव खंडन विधि द्वारा जन्म करते हैं। इस विधि में जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं और प्रत्येक टुकड़ा वृद्धि करके नए जीव विकसित हो जाते हैं। इसी को क्या कहते हैं? खंडन कहते हैं। उदाहरण क्या है? स्पाइरोगाइरा। ठीक, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, ठीक, अगला पुनरुत्थान। देखना चाहिए। किसी जीव के किसी कटे हुए भाग से नए जीव की उत्पत्ति को पुनरुत्थान कहते हैं। किसी जीव के
किसी कटे हुए भाग से नए उत्पन्न जीव को पुनरुद्भवन या पुनर्जन्म, इसको पुनर्जन्म भी आप कह सकते हैं। पुनर्जन्म भी कह सकते हैं। उदाहरण हाइड्रा प्लेनेरिया। अब हम इसमें आपको बताते हैं होता है पुनरुद्भवन। इसमें क्या होता है, जब कोई भाग किसी कारण अलग हो जाते हैं या क्षति उनको हो जाती है तो उसी को क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन कहते हैं, और वो फिर नई उत्पत्ति कर लेते हैं अपनी। हाँ ठीक। इसका वैसे भी हो सकता है कि किसी कारण शरीर छत विक्षत हो जाता है अथवा कई टुकड़ों में टूट जाता है, तो इसके अनेक टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, हम पुनरुद्भवन कहते हैं जी, पुनरुद्भवन। अब इसका हम आपको फिगर बता दें, फिगर से आप समझ लीजिए, बाद में आपको मेमोग्राम वाला हेडिंग बाद में बताते हैं, पहले इसका आप फिगर देख लीजिए जिससे आप समझ लीजिए। हालांकि जो छोटे छोटे फिगर हैं बनाने में कठिनाइयाँ नहीं उनको बता दे रहा हूँ, और जो देखिए आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं और वहीं से आप देख लीजिएगा, फिगर से आप समझ सकते हैं। जब आपको ये मालूम है कि कैसे क्या प्रोसेस होता है तो आप फिगर से बड़े आराम से समझ सकते हैं। हम दिखा देते हैं, ये समझ लीजिए हाइड्रा। फिगर से ही बहुत कठिन बन पाता है। हाइड्रा, ठीक। अब ये क्या होगा, किसी कारण क्षति किसी कारण से क्षत विक्षत हो जाते हैं और जो टुकड़े होते हैं उन्हीं टुकड़ों से नए नए जीव विकसित हो जाते हैं। अभी आगे देखिएगा प्रोसेस में। ये आपकी हाइड्रा है, ये हो गया, ठीक। ये इसका समझ लीजिए एक पार्ट हो गया, ये बीच वाला पार्ट हो गया, ये आपका ये पार्ट हो गया। तो फिर यहाँ पे आगे का प्रोसेस होता है कि यहाँ पे आपका हो जाएगा नए नए हाइड्रा उत्पन्न हो जाएंगे इस एक ही टुकड़ों से। यही चीज़ है, थोड़ा फिगर सही नहीं है, आप किताब में देख लीजिएगा फिगर। ये हो गया हाइड्रा। ये यहाँ पे भी एक ऐसा बन जाएगा, बना लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो आपको परिभाषा करते हैं, हाँ, किसी जीव के किसी कटे हुए भाग से ही नए जीव की उत्पत्ति को पुनरुद्भवन पुनर्जन्म कहते हैं। हाइड्रा प्लेनेरिया, दो उदाहरण आते हैं, लेकिन आप में हाइड्रा दिया हुआ है जिसका चित्र सहित वर्णन दिया हुआ है, तो आप यही पढ़िए, और प्लेनेरिया केवल आप उदाहरण के रूप में याद रखिए। और ये देख लीजिए हाइड्रा क्या हुआ, पहले ही संपूर्ण था, फिर ये किसी क्षत कारणवश क्षत विक्षत हो गया, तो इसके 3 पार्ट डिवाइड हुए और इन्हीं 3 टुकड़ों से नए नए हाइड्रा का, पूर्ण रूप से हाइड्रा का निर्माण हुआ। इसी को क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन या पुनर्जन्म कहते हैं, ठीक। तो आते हैं अपने टॉपिक पर, मुकुड़न। हाइड्रा के शरीर में किसी स्थान पर किसी स्थान पर हाइड्रा के शरीर में किसी स्थान पर उभार या मुकुल विकसित हो जाते हैं, या मुकुल वृद्धि करता हुआ नन्हे जीव में बदल जाता है तथा पूर्ण विकसित होकर के जनक से अलग हो जाते हैं और स्वतंत्र जीव बन जाते हैं। अब इसमें कैसा प्रोसेस, इसका भी उदाहरण हाइड्रा है।
हाइड्रा में ये चीज़ें होती हैं। क्या होता है कि हाइड्रा के शरीर में, हाइड्रा जैसे बना हुआ है उसके शरीर में किसी स्थान पर उभार उत्पन्न हो जाता है, जिससे वो विकसित हो जाता है वही उभार, या उभार या मुकुल वृद्धि करता हुआ नन्हे जीव में बदल जाता है तथा पूर्ण विकसित होकर के जनक से अलग एक स्वतंत्र रूप से जीव बन जाते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। इसका भी आपको फिगर दिखा तो बना दे रही है। अब देखिएगा यहीं पे थोड़ा सा उखाड़ होगी, थोड़ा सा ये हाइड्रा क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा हुआ है। यहीं पे मुकुल मुकुल फिर क्या होता है तीसरे प्रोसेस में ये एक हाइड्रा इसमें क्या हुआ, स्वतंत्र रूप से अपने जन्म से अलग हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा उभार आया, फिर उसे हमको निर्माण, फिर उसके बाद में ये स्वतंत्र तो पूर्ण रूप से इसके बराबर हो गया। ये मुकुल वृद्धि करता हुआ नन्हे जीव में बदल जाता है तथा पूर्ण विकसित होकर जनक से अलग हो जाते हैं और स्वतंत्र जीव बन जाते हैं। पहले ये मुकुल था, धीरे धीरे वृद्धि हुआ तथा अब ये पूर्ण विकसित हो गया। पूर्ण विकसित होने के बाद में ये अपने जनक से स्वतंत्र हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक, तो ये आप फिगर थे बना लीजिए। खैर आपके बुक में सारे फिगर दिए हुए हैं, देख लीजिए। हाँ, उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मुकुलन आगे चलते हैं। कायिक प्रवर्धन, ये भी आपके अतिलघु या लघु उत्तरीय से पूछा जा सकता है, यहाँ तक उत्तरीय पूछे जा सकते हैं। ठीक, कायिक प्रवर्धन क्या होता है? कुछ जीवों में जड़, तना तथा पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करती हैं। कुछ पौधों में जड़, तना तथा पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करती हैं। जैसे गन्ना एक कायिक प्रवर्धन है, उसके तने से ही उसके वृक्ष का निर्माण होता है। गुलाब है, उसकी भी डंठल लगती है। केला है, अंगूर है आदि। इस विधि से उत्पन्न पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधों से समान होते हैं। वैसे अरेंज जिन्होंने सभी लोग होते हैं, लेकिन इसमें कुछ खास बातें लिखी गई कि इस विधि से उत्पन्न पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं, उसमें कोई विभिन्नता यानी वेरिएशन नहीं पाई जाती है। ठीक, इसी प्रकार ब्रायोफिल्म की पत्तियों की कोर से
नई कलिकाएं विकसित होकर मृदा में गिर जाती हैं तथा नए पौधों का निर्माण करती हैं। ब्रायोफ्लोएम क्या है? एक पौधा है, उसकी पत्तियों में क्या होता है, पत्तियों की कोर से नई कलिकाएं विकसित होकर मृदा में गिर जाती हैं तथा नए पौधों का जन्म होता है। ठीक, इसको हम बता देते हैं फिगर से। ये धीरे धीरे यहाँ पे पौधे जन्म लेंगे। कलिकाएं कलिकाएं ये प्रारंभ कलिकाओं के साथ ब्रायोफ्लोएम की पत्ती ये क्या हुआ, पत्तियों की ओर से नई कलिकाएं विकसित होकर मृदा में गिर जाती हैं तथा नए पौधों का जन्म होता है। यही पत्तियां जो इसमें क्या हुआ, कलिकाएं विकसित हुई, ये मृदा में पत्ती मतलब जमीन में गिर जाती है तथा यही नए पौधों का निर्माण विकसित हो जाते हैं, नए पौधों का जन्म होता है। ये प्रकरण आपका कार्य प्रवर्धन में होता है और ठीक है, अभी देख लीजिए। ठीक है, दिखाओ तुम। अब आता है आपका ऊतक संवर्धन। ऊतक संवर्धन इस तकनीक में पौधों के ऊतक या कोशिकाओं के पौधों के शीर्ष के वर्धमान भाग से पृथक कर नए पौधे उगाए जाते हैं। इस तकनीक द्वारा किसी एकल पौधे से अनेक पौधे संक्रमण मुक्त परिस्थितियों में उत्पन्न किए जा सकते हैं। इस तकनीक का उपयोग सजावटी पौधों में किया जाता है। इस तकनीक में पौधों के ऊतक या कोशिकाओं को पौधे के शीर्ष के वर्धमान भाग से पृथक कर दिया जाता है। कोई पौधा है, उसके शीर्ष ऊपरी भाग से काट कर फिर क्या किया जाता है, उसे उगाया जाता है तथा नई तकनीक द्वारा किसी एकल पौधे से अनेक पौधे संक्रमण मुक्त परिस्थितियों में उत्पन्न किए जा सकते हैं। और इनका उपयोग कहाँ होता है, सजावटी पौधों के संवर्धन में किया जाता है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं। बीजाड़ समासन, ये आपका शायद लास्ट था। अलैंगिक जन्म में कितने प्रकार से अलैंगिक जन्म हो सकता है, तो शायद लास्ट टॉपिक था अलैंगिक जन्म। अनेक सरल बहुकोषीय जीवों में भी विशिष्ट जनन संरचनाएं पाई जाती हैं। जैसे निम्न ब्रेड पर धागे के समान कुछ संरचनाएं विकसित हो जाती हैं जो राइजोकोष का कवक जाल होता है। इन ऊर्ध्व तंतुओं पर सूक्ष्म गोल संरचनाएं विकसित होती हैं जिसे बीजाणुधानी कहते हैं। बीजाणुधानी किसे कहते हैं, जैसे अभी हम राइजोकोष का फिगर बनाते हैं उसमें दिखाते हैं, तो फिर पहले आप इसे एक बार समझ लीजिए। तो बीजाणुधानी में विशेष कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसे क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम राइजोकोष का फिगर
वो हमने सही से दिया हुआ, बस यहाँ पे समझाने के लिए आप थोड़ा सा इसे बना दे रहे हैं। आप वहाँ से देख लीजिए। यही क्या है, बीजाणु। यही बीजाणु बीजाणु खाने में विशेष कोशिकाएं पाई जाती है, जिसे बीजाणु कहते हैं। और वही तो उसको भी आप समझ लीजिए। राइजोपस में बीजाणु और अब शायद यहीं से आपका अलैंगिक जन्म समाप्त होता है। और अब हम लैंगिक जन्म कर सकते हैं। एक बार आप सभी देख लीजिए फिर से। सभी जीव अपनी प्रजाति के अस्तित्व को कायम करने के लिए क्या करते हैं? जन्म करते हैं। जन्म कितने प्रकार के? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जन्म और लैंगिक जन्म। अलैंगिक जन्म जिसमें उसके संतान अपने जनक के समान होती है, जिनमें कोई विभिन्नताएं नहीं होती हैं, उनको अलैंगिक जन्म कहते हैं। अलैंगिक जन्म विभिन्न तरीकों से हो सकता है: विखंडन, खंडन, पुनरुद्भव, मुकुलन, कायिकवर्धन, बीजाणु समासंग। फिर विखंडन एक कोश के जीव में कोशिका विभाजन द्वारा, अमीबा है जो यहाँ पे आपको फिगर के माध्यम से समझाया गया था। खंडन सरल संरचनाओं को कुछ बहुकोशिकीय जीव खंडन विधि द्वारा जन्म करते हैं, उसमें आपका स्पायरोगायरा। पुनरुद्भवन किसी जीव के कटे हुए भाग से ही नए जीव का विकसित हो जाना क्या कहलाता है? पुनरुद्भवन कहलाता है। मुकुलन हाइड्रा के शरीर में किसी स्थान पर उभार आ जाए जहाँ से मुकुल विकसित हो जाते हैं, और ये मुकुल वृद्धि करता हुआ जीव नन्हे जीव में बदल जाता है। फिर उसके बाद में जब नन्हा जीव पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तो अपने जनक से स्वतंत्र रूप से अलग हो जाता है। ठीक, ये था आपका मुकुलन। ये था आपका पुनरुद्भवन। ये था मुकुलन। फिर क्या था? कायिकवर्धन कुछ पौधों में जड़ तना पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नए पौधे उत्पन्न करते हैं, जैसे गन्ना, गुलाब, अमरूद, केला आदि। इस विधि से उत्पन्न पौधे आंशिक रूप से जनक के समान होते हैं। ब्राज रंग की पत्तियों में की कोर से नई कलिकाएं उत्पन्न होती है तथा मृदा में गिर जाती हैं, और मृदा में गिरने के बाद में नए पौधों को जन्म देती हैं। बीजाणु समासन। अब पढ़ते हैं लैंगिक। पानी दे तक आप लोग इसे देखिए थोड़ी देर में चलता है।
लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जनन की बात होती है जिसमें संतान उत्पन्न है, नर एवं मादा जीव की भागीदारी होती है, उसे लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये नर युग्म, ये क्या है मादा युग्म। ये दोनों जब मिलते हैं तो युग्मनज का निर्माण होता है। तो यही युग्मनज फर्टिलाइज हो जाता है, फिर ये भ्रूण का निर्माण करता है और भ्रूण में सारी क्रियाएं होती हैं। इससे क्या होता है, शरीर विकसित होता है, हर एक चीज भ्रूण से। ठीक, तो ये सब बातें हैं। स्लाइड भी जाके नहीं लिखी हुई है, लिखाना भी पड़ेगा। तो उसमें क्या होता है कि नर युग्म मादा युग्म की भागीदारी होती है तथा उन्हीं से युग्मनज यानी जैव का निर्माण होता है। फिर वही सनलाइट भ्रूण जब पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, फिर शिशु का जन्म होता है। ठीक, तो ये शायद इतने परिभाषा से आपको काम चल जाएगा। नहीं तो अगर काम तो आप ये लिख लीजिए कि लैंगिक जनन में नर एवं मादा जीव के नर युग्म और मादा युग्म उत्पन्न करते हैं। ये होगा ठीक है। और तथा ये दोनों युग्म आपस में संलयित होकर निर्माण करते हैं। ये हो गया, इसे नोट कर लीजिए। लैंगिक जनन के बारे में पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन कैसे होता है, फिर मानव जनन। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। कितने बजे क्लास चल रही है? 4 बजे। ठीक है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। शादी तो शायद मैथ क्लास से 4 बजे मैथ
बात को ले लेंगे। पौधों में भी क्या होता है, पुष्प जनन होते हैं। ये दिखाने की तो कोई बात नहीं कि ये सामान्यतः 4 भाग, सामान्यतः एक पुष्प के 4 भाग होते हैं। ये जाएगी चार भाग होते हैं। नंबर फर्स्ट, बाह्य तत्व। नंबर सेकंड, आपका हो गया दलफूल। नंबर थर्ड, पुंकेसर। नंबर 4, इस तरीके से। चार, टोटल 4। ये पुष्प के 4 भाग ठीक। तो इसमें कैसे क्या प्रोसेस होता है, इसको पुष्प का फिगर बना के समझाएंगे। इसमें कई पार्ट्स होते हैं, जैसे वर्टिका हो गया, वर्टिकाल हो गया, डासेल हो गया, परागकोश, तंत्र, पुष्पासन, पुष्प या डंठल, जाया, ये सभी चीज़ें ये सब इन्हीं चारों में आ जाएंगी। ये सब मेन पार्ट है, पुष्प के मेन पार्ट है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे प्रोसेस ओके।
नीचे का पार्ट बनाते हैं, देखते हैं कैसे क्या है प्रोसेस। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं परागकोश। इसे क्या कहते हैं? तंत्र। इसे कहते हैं तंत्र। ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? पुंकेसर। ये दोनों मिलकर तंत्र और परागकोश मिलकर के क्या होते हैं? पुंकेसर। और इसी पुंकेसर को क्या कहते हैं? कुमल। और ये पुष्प का एक नर जन्मांग होता है। इसी प्रकार इसको क्या कहते हैं? वर्तिका। वर्तिका वर्तिका ये के अंदर का पार्ट ये वाला क्या बनाते हैं? ये सब स्त्री केसर के पार्ट। स्त्री केसर को क्या कहते हैं? छाया। इसको कहते हैं पुष्पासन। यहाँ पे पुष्प आसन होता है, पुष्प किसी पे रुका हुआ है या पुष्प किसी पे इसका आसन पुष्प चाहिए, तो इसे क्या कहते हैं? पुष्पासन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बाह्य दल। पुष्प की जन्म क्रिया होगी, इसका भी कोई महत्व नहीं होता, कोई कार्य नहीं होता। और दल पुंज का कोई कार्य नहीं होता। दल ये होता है दल। इसको क्या कहते हैं? पुष्पवृंत, यानी डंठल। एक बार आप चीज़ों को देख लीजिए और इसके साथ देखिएगा कैसे क्या है। के बारे में जानकारी छोड़ दी है। साहब
पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित हो तो उसे एक लिंगीय पुष्प कहते हैं। वो यदि किसी पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित हो तो उसे एक लिंगीय पुष्प कहते हैं। यदि किसी पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक ही जननांग उपस्थित हो तो उसे एक लिंगीय पुष्प कहते हैं। उदाहरण आप देख लीजिए, पपीता, तरबूज, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। स्लाइड लिखने का अपना बता लीजिएगा, ऐसे कोई सवाल तो उसको जल्दी से खत्म करना चाहिए। और यहाँ यदि किसी पुष्प में पुंकेसर स्त्री केसर दोनों उपस्थित हो जाए, स्त्री केसर या साइड लिख दीजिएगा कि उभयलिंगी पुष्प किसे कहते हैं, एक लिंगी पुष्प किसे कहते हैं, वो एक लिंगी पुष्प। ये एक लिंगी पुष्प के उदाहरण है। एक लिंगी पुष्प, ठीक, जिसमें केवल या तो स्त्री केसर हो या तो पुंकेसर हो। ठीक, इसमें क्या है, इसमें पुंकेसर और स्त्री केसर क्या है, दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, उभयलिंगी। उदाहरण के लिए उदाहरण के लिए सरसों, गुड़हल, ठीक, ये किसमें आते हैं, उभयलिंगी। पूछ सकता है कि उभयलिंगी पुष्प के उदाहरण क्या है, ये हम कहेंगे। ठीक, आप कुछ पॉइंट्स को लिख लीजिए ताकि पुंकेसर नर जननांग है जो परागण बनाते हैं। पुंकेसर नर के जननांग होते हैं जो परागण बनाते हैं। ये हो गया पुंकेसर। ये तो बता ही चुके स्त्री केसर। उसका मादा इसमें तीन पार्ट होते हैं, वर्तिका, वर्तिका, अंडाशय। ये लिख लीजिएगा यहाँ पे कि वर्तिका होती है, वर्तिका और अंडाशय। तो ये चीज़ें थी यहीं तक। और पुंकेसर जो कि परागण बनाता है, स्त्री केसर मादा बना होता है, जो आपको तो बताया गया। ये होते हैं उभयलिंगी, जिसमें पुंकेसर स्त्री केसर दोनों उपस्थित हो, जैसे सरसों, गुड़हल। ठीक, एक लिंगी जिसमें या तो स्त्री केसर जन्म भाग ले रहा हो, जन्म में पार्टिसिपेट कर रहा हो, या पुंकेसर पपीता या तरबूज। ठीक, ये था स्त्री केसर में स्त्री केसर के तीन पार्ट, वर्तिका, वर्तिका, अंडाशय। ये है मादा जन्म, ये है पुरुषवाद पौधे का, बाह्य दल, पुष्पवृत्त, पुष्पासन। ठीक, ये पुष्प के भाग लैंगिक जन्म, और जो आपका पीछे हुआ अलैंगिक जन्म। तो ये सभी क्लासेस हुई, और इस क्लास में आप जो जन्म के बारे में, लैंगिक और अलैंगिक जन्म के बारे में बताया गया। और समय कम होने के कारण, दूसरी क्लास होने के कारण, हम आपको अगली क्लास में मिलते हैं। वहाँ पे आपका टॉपिक चलेगा उसकी कारकों में
भी आपको बताया गया उसके बारे में, इन सभी चीज़ों का हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे पिछली अगली क्लास में, ताकि बातें समझ में आ जाए। यहाँ पे आपको बेसिक कुछ चीज़ें बताई गई, इसके डीपली अध्ययन को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो इनकी आप थोड़ा रिवीजन करके आइएगा और इनकी चर्चा हम फिर अगली क्लास में थोड़ा कर देंगे। इसकी वजह से कोई परेशानी दिक्कत नहीं होगी। तो कमेंट करके बताइएगा हमारी ये क्लास कैसी लगी, और जुड़े रहिए हमारे चैनल SPRJ शिक्षण संस्थान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहिएगा। और हम आपको इसी जून की छुट्टी के महीने में ही आपको सारी क्लासेस ऑनलाइन उपलब्ध करा देंगे, जिससे आपकी पढ़ाई में कोई भी रुकावट या बाधाएं उत्पन्न ना हो और आप घर बैठे भी सुविधा का लाभ उठा सकें और आपकी क्लासेस भी डिस्टर्ब नहीं होंगी। आपकी पढ़ाई की जिम्मेदारी SPRJ शिक्षण संस्थान। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।